नमस्कार। चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं हमारी खाद्य सुरक्षा की जड़ों तक और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे खाने का जो सबसे अहम स्रोत है यानी बीज, उस पर नियंत्रण की ये जो लड़ाई है वो आखिर है क्या। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे मुद्दे की जड़ में है। सोचिए जरा, क्या कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान प्रकृति को पेटेंट करा सकता है? क्या हवा, पानी या फिर बीज, इन चीजों पर कोई अपना मालिकाना हक जता सकता है? अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी या कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। असल में ऐसा हो चुका है। कनाडा में एक किसान थे, पर्सी श्माइसर, उनके साथ बिल्कुल यही हुआ। मॉन्सेंटो नाम की एक बड़ी कॉरपोरेशन ने उन पर केस कर दिया। और वजह सिर्फ इतनी थी कि कंपनी के पेटेंट किए हुए बीज हवा के साथ उड़कर उनके खेत में चले गए थे। ये केस इस पूरी लड़ाई का सार है। ये दिखाता है कि आखिर वो लकीर कहाँ है जहाँ एक कंपनी का अधिकार खत्म होता है और प्रकृति का शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले उन तरीकों पर नजर डालते हैं, उन हथियारों पर जिनका इस्तेमाल ये नियंत्रण बनाने के लिए किया जाता है। तो सवाल ये है कि खेती पर इतना जबरदस्त कंट्रोल आखिर किया कैसे जाता है? इसका जवाब सिर्फ दो चीजों में छिपा है, बीज और केमिकल। इन हथियारों में से शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद है टर्मिनेटर सीड। अब ये एक ऐसी तकनीक है जो हजारों सालों से चली आ रही खेती के परंपरा को, उस चक्र को ही तोड़ देती है। वो चक्र जिसमें किसान अपनी ही फसल से बीज बचाकर अगली बुआई के लिए रखता था। जरा सोचिए, ये टेक्नोलॉजी बीज को, जो कि जीवन का स्रोत है, एक यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट बना देती है। और यहीं से एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। और देखिए, इससे एक ऐसा चक्र बनता है जो किसी भी कंपनी के लिए एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल है। देखिए कैसे किसान पेटेंट वाला बीज खरीदता है, फिर वो फसल उगाता है, लेकिन जब फसल कटती है तो उससे जो बीज निकलते हैं वो बांझ होते हैं, उनसे दोबारा फसल नहीं उग सकती। नतीजा क्या हुआ? किसान हर साल हर एक बुआई के लिए कंपनी के पास वापस जाने को मजबूर हो जाता है। ये एक ऐसा जाल है जो किसान को हमेशा के लिए निर्भर बना देता है। तो ये तो हुई बीज की बात। अब आते हैं इस कंट्रोल के दूसरे हिस्से पर, जहरीले केमिकल्स पर। और यहाँ सबसे बड़ा नाम है ग्लाइफोसेट का, जिसे लोग राउंड अप के नाम से ज्यादा जानते हैं। अब इसका पूरा सिस्टम समझिए। कंपनी ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बेचती है जिन पर इस खास केमिकल का कोई असर नहीं होता, और फिर वो आपको वही केमिकल भी बेचती है। इससे होता क्या है कि किसान जब ये केमिकल खेत में डालता है तो उसकी फसल को छोड़कर बाकी सारे खरपतवार, सारे पौधे मर जाते हैं। तो ये बीज और केमिकल का एक पूरा पैकेज है, एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन। और देखिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात या डर नहीं है। साल 2015 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की अपनी कैंसर एजेंसी IARC ने ग्लाइफोसेट को संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी की श्रेणी में रखा। मतलब इससे कैंसर होने की संभावना है। रिपोर्ट में तो इसे सीधे सीधे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा नाम के ब्लड कैंसर से जोड़ा गया। ये चेतावनियां सिर्फ रिपोर्टों तक ही सीमित नहीं रहीं, अदालतों तक भी पहुंची। अमेरिका में एक बहुत बड़ा केस हुआ। एक स्कूल के ग्राउंड्सकीपर को कैंसर हो गया था और कोर्ट ने माना कि इस केमिकल की वजह से ही ऐसा हुआ। इसे एक पर्याप्त कारक माना गया और नतीजा, कंपनी पर $289 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में हजारों करोड़ का जुर्माना लगाया गया। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस कंपनी मॉन्सेंटो का इतिहास ऐसा रहा है। ये वही कंपनी है जिसने एजेंट ऑरेंज बनाया था। ये वो जहरीला केमिकल है जिसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध में हुआ था और जिसका असर ये है कि आज 50 साल बाद भी वहाँ बच्चे गंभीर जन्म दोषों के साथ पैदा हो रहे हैं। तो हमने बीज देख लिए, केमिकल्स देख लिए। अब एक बहुत दिलचस्प बात पर गौर करते हैं कि कैसे ये कॉर्पोरेट कंट्रोल हमारी पूरी खाद्य व्यवस्था को एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक मोड़ पर ले आता है। इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है कि मोनोकल्चर यानी सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाने का नतीजा क्या हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आयरलैंड का आलू अकाल। देखिए, 1845 में वहां लगभग हर कोई एक ही किस्म का आलू उगा रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर 1846 में एक फंगस आया, एक बीमारी आई और उसने पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। और इसका अंजाम क्या हुआ? भूखमरी और बीमारी से 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो सवाल ये है कि हम इतिहास से क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आज हम ठीक वैसी ही गलती लेकिन एक ग्लोबल लेवल पर दोहरा रहे हैं। ये नंबर देखिए, 4। आज दुनिया में सिर्फ 4 बड़ी कंपनियां हैं जो दुनिया की 60% से ज्यादा बीज सप्लाई को कंट्रोल करती हैं।
सोचिए, हमारा पूरा का पूरा फूड सिस्टम बस मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ में सिमटता जा रहा है। और इसका असर कोई भविष्य में नहीं दिखने वाला, वो आज ही दिख रहा है। भारत में ही पंजाब जैसे राज्यों में इस तरह की खेती के भयानक नतीजे सामने आ रहे हैं। वहाँ कैंसर के मामले इतने बढ़ गए हैं कि एक ट्रेन का नाम ही लोगों ने कैंसर एक्सप्रेस रख दिया है। ये दिखाता है कि खतरा कितना करीब और कितना वास्तविक है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई समाधान है? जी हाँ, है। और समाधान हमारी अपनी जड़ों में ही छिपा है, विविधता और स्थिरता के उन सिद्धांतों में जिन्हें हम शायद भूलते जा रहे हैं। देखिए, ये जो नया कॉर्पोरेट मॉडल है और जो हमारा पारंपरिक टिकाऊ तरीका है, दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ बीज पेटेंट और एकाधिकार है, तो दूसरी तरफ बीजों को बचाने और बांटने की परंपरा। एक तरफ केमिकल्स पर निर्भरता है, तो दूसरी तरफ जैविक तरीके। एक तरफ किसान की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ किसान की आज़ादी। तो आखिर किया क्या जा सकता है? समाधान इन कुछ जरूरी कदमों में है। सबसे पहले, देसी बीजों को बढ़ावा देना। ये वो बीज हैं जो सदियों से हमारे मौसम और हमारी मिट्टी के हिसाब से ढले हैं। दूसरा, कम्युनिटी सीड बैंक बनाना। इन्हें बीजों की लाइब्रेरी समझिए, जहां किसान अलग अलग तरह के बीज जमा भी कर सकते हैं और एक दूसरे से ले भी सकते हैं। इससे हमारी विविधता बची रहेगी। तीसरा, बेशक जैविक खेती और प्राकृतिक तरीकों को अपनाना। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, अपने स्थानीय किसानों से सीधे सामान खरीदकर उनकी मदद करना। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर लाके छोड़ती हैं। एक पुरानी कहावत है, जिसका बीज बचेगा उसका देश बचेगा। क्योंकि बात सिर्फ खेती या खाने की नहीं है, बात हमारी संप्रभुता की है, हमारी आज़ादी की है। हमारे भोजन पर हमारा नियंत्रण ही हमारी असली आज़ादी है।